बिना वक्त जाए कि इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग क्वांटम फिजिक्स एंड 2024 के सारे वेरिएंट्स के ना मैंने टॉपिकल क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। मतलब विल बी डूइंग ईयरली बट इन टॉपिकल वेज। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 के पहले जितने भी 6-7 वेरिएंट्स हैं ना, उन सब के क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चंस निकाल लिया, फिर उनके मेडिकल फिजिक्स के क्वेश्चन निकाल लिया, फिर उनका न्यूक्लियर निकाल लिया। समझ लो। तो वो एक दिन में हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ ऑल द टॉपिक्स हमारा ऑटोमेटिकली ईयरली कवर हो चुका होगा। तो a polished sheet of magnesium in a vacuum emits electron that is illuminated by ultraviolet radiation। अगर मैग्नीशियम एक मेटल पर आप कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाकर मारे और उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फिर कहता है फॉर द इमिशन टू अकर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट मस्ट बी एटलीस्ट दिस। ये जो एटलीस्ट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, इस फ्रीक्वेंसी को फिजिक्स में प्यार से कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन एनर्जी होती है दैट इज योर वर्क फंक्शन एनर्जी। याद आ रहा है आप लोगों को कि भाई वर्क फंक्शन इज फाई इज इक्वल्स टू एच एफ नॉट। सही है। तो एच इज 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 और एफ नॉट is the threshold frequency which in this case is 8.8 exponent 14। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा 5.8 that lot actually. Negative 9. 5.8. है? 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर Negative 9. -9 या -19? 9. -19। ओके। सो इसका आप 5.8 भी कर सकते हो, इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है। अब कह रहा है कि भाई फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी 11 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 8.8, बट आपने जो लाके इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मारी है दैट इज 11 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। ठीक है ना, दिस इज योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, 8.8 से ज्यादा है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन थी एच एफ यानी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स विच इज 1/2 mv²। यहाँ पर स्पीड का मतलब मैक्सिमम स्पीड ही हुई। ठीक है। तो h is 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 11 इंटू 10⁻14। वर्क फंक्शन आप पीछे निकाल चुके हो विच इज 5.83 इंटू 10⁻−19 प्लस 1/2। जो बाहर आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास किसी को याद है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। ठीक है, इनटू स्पीड स्क्वायर। यहां से बेटा स्पीड की वैल्यू, यहां से क्या होगा था बेटा? जी बेटा। आप लोग माइक बंद कर लें प्लीज अपने। 5, 6, 7. हाँ। 3. हाँ, 5.7 एक्सपोनेंट 5 आ रहा है। Yeah. Okay. 5.6 एक्सपोनेंट 5 आ गया हर इसका आंसर। 5.66 इंटू 10⁻5 यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5.7 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स पर सेकेंड। सही है भाई। सारे मेरे साथ हैं, आगे बढ़े। है भाई। someone back in Pakistan all the way from Dubai। ठीक है, अच्छा। Are you all with me?
अच्छा भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मैग्नीशियम शीट इज वेरीड बिटवीन दिस टू दिस। ठीक है। अब आप ना लाइक 8 एक्सपोनेंट 14 से 11 एक्सपोनेंट 14 तक जा रहे हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हो। ऑन फिगर 8.1 स्केच द वेरिएशन विद एफ। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, फ्रीक्वेंसी का वो निकाल लो, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना दो। तो पहले बात तो एक चीज समझ लो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8, लेकिन क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8.8 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज ना, तो उससे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, लाइक उससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो होगा ही, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना, इन ऑर्डर टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो अगर आप यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपके पास पहले तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मार्क कर लो अपने, तो 8.5, 8.6, 8.7, ये आ गया 8.8। सही है ना। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि भाई शुरू में तो मैं सिर्फ आपको नजर आ जाए इसे थिक बना रहा हूँ, एग्जाम में अब इतना थिक नहीं बनाना, ठीक है। शुरू में तो आपको पता है कि भाई इससे पहले तो कोई काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही पैदा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा। 8.8 के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉब्लम ये कि भाई ये यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ग्राफ आगे कैसे कंटिन्यू होगा। तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप एक काम करो, 11 पे निकाल लो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। सही है। तो पीछे आपने वैसे मास निकाला हुआ है, वहां से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। आपको पता है HF इज इक्वल्स टू HF0 प्लस के मैक्स। तो ये हो जाएगा HS। समझ आ रहा है आप लोगों को? सही। तो के मैक्स की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, HS 6.63 इंटू 10 to the power -34, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेट्स अगर आप 11 पे निकालना चाहते हो, तो 11 एक्सपोनेंट 14 माइनस थ्रेशोल्ड कितना था, 8.8 एक्सपोनेंट 14। जरा बताना है के मैक्स कितना आ रहा 1.45 into 10 to the power है। 1.45 इंटू 10 की पावर -19. -19 ना। अब अगर ये 1 है ना, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.4, ये है 1.45। सही है। तो आपने 11 में 1.45 दिखा दिया, फिर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेच कर दिया। यहाँ तक सारे मेरे साथ है। तो स्टार्ट कर आप एंड कर देना है दिस स्टेटमेंट. हाँ, द ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन हाँ, थ्रेशोल्ड से पहले कुछ भी नहीं होगा, उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सारे मेरे साथ है यहाँ तक। नहीं, इस पे कर्व नहीं आ सकता ना। तो काइनेटिक एनर्जी का लीनियर रिलेशन है ना यहाँ पे, तो सीधा सीधा ये तो पूरा ग्राफ हमने क्लास में बनाया हुआ है। y = mx + c से आप इसको प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं, लाइक ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट की इक्वेशन बना सकते हैं। जबीबा, नेक्स्ट आ जाए। ये सारे मैंने क्वांटम फिजिक्स के ही क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है।
अब कहते हैं electrons in a vacuum are accelerated from rest through a potential difference V. Okay, so this is the potential difference. हाँ नहीं, पेपर 4 तो अभी स्टार्ट किया, चलो पेपर 5 कर लेते हैं. The electron each have mass m and charge q. ठीक है. The beam is incident on a graphite crystal that acts as a diffraction grating. एक ग्राफाइट क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को गुजारा गया, which serves as the diffraction grating. After passing through the crystal, the beam reaches a fluorescent screen and interference pattern is observed on the screen. और सामने इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया. तो ग्रेटिंग से गुजारोगे वो स्प्रेड होगा, फिर उनका इंटरफेरेंस होगा. एक्सप्लेन व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन शोज. भाई डायफ्रैक्शन जो है ना, वो प्योर वेव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? डायफ्रैक्शन इज द प्योर वेव प्रॉपर्टी. तो अब अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वेव की शो हो रही है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. दिस इज शोइंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग एज अ वेव. अब एक मार्क का तो इसको पूरा जरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दो, 2-3 लाइन हमने दी हुई है. तो भाई पहली बात तो ये कि डायफ्रैक्शन, अल्लाह, स्टॉप हो गया, is a characteristic property of wave. The electrons can behave as a wave. ठीक है. Determine an expression in terms of m, v, q for the momentum p of an electron in the beam. तो आप मोमेंटम की इक्वेशन बना दें. पहले तो आपको पता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. काम करते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन बना देते हैं. सही है. एक बात आपने बचपन से पढ़ा होगा भाई, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हो ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस पे. तो वर्क डन का मतलब वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो वर्क डन. तो आप कह सकते हो कि जो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू के. समझ रहे हो, अगर वी बराबर है डब्ल्यू अपॉन क्यू के, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ना वी इंटू क्यू के. समझ रहे हो. ये चीज ध्यान में रखना है कि ये है वोल्टेज और ये है वेलोसिटी, इसको मिक्स करके कैंसिल मत कर दे. सही है. पूरी फिजिक्स का सत्यानाश हो जाएगा. तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2 v q ओवर m. तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 v q ओवर m. ठीक है. मुझे मोमेंटम चाहिए. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी m. सही है. अच्छा, ऊपर m है, नीचे स्क्वायर रूट m है. तो m अपॉन स्क्वायर रूट m इज स्क्वायर रूट m. तो m अंदर डाल दो. ठीक है भाई. यहाँ तो सारे मेरे साथ हैं. बस मोमेंटम होता है, इतनी वैलिड मोमेंटम. अनस, अनस इज फाइनली बैक इन कराची. मैंने तो पूरा साल पढ़ाया है लास्ट ईयर कैंपस में. हाँ भाई, समझ आया. ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर क्यों हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वर्क डन के बराबर हुआ है ना काइनेटिक एनर्जी. v इंटू क्यू. एक्सेलरेट कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो जो वर्क डन है वो असल में काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा ना. मारिया. ठीक है.
सारे मेरे साथ हैं, आगे बढ़े। The potential difference through which the electrons are accelerated is now increased to a greater value. Describe and explain the effect of this change in the interference pattern observed. तो बिल्कुल ही नहीं रुक रहा है यार। अच्छा, तो भाई बात सारी है कि the potential difference through electrons are accelerated is now भाई आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, वर्क डन बढ़ेगा। जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वर्क डन बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, इन शॉर्ट। सही है। अब अगर आपने स्पीड बढ़ाई है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो उससे स्पीड बढ़ी। अच्छा, अब आ जाओ। इलेक्ट्रॉन वेव एज अ वेव, तुमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन पढ़ी थी, एंड दैट वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो अगर आपकी स्पीड बढ़ी है तो मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगी। सही है। अच्छा, और आपको पता होना चाहिए ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ज्यादा डिविएशन, और कम वेवलेंथ का मतलब कम डिविएशन। मैंने आपको जिस इक्वेशन से पढ़ाया था मैं वही याद दिला देता हूँ। डी साइन थीटा इक्वल एल लेमडा से हमने पढ़ा था कि अगर लेमडा कम होगा तो ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपसे वो कह रहा है कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या रिजल्ट पड़ेगा। याद है हम सर्कुलर रिंग्स पढ़ते थे, सर्कुलर रिंग्स श्रिंक हो जाते थे, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न ही थे ना सर्कुलर रिंग्स एक्चुअली। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई ग्रेटर स्पीड मीन्स ग्रेटर मोमेंटम एंड लेसर वेवलेंथ। ऐसे ही है। और लेसर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब कौन सी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है। तो आपके फ्रिंजेस बिकम्स क्लोजर। सही है। आसान है भाई, सारे मेरे साथ हैं। सारे 2024 के, 2024 के ही सारे वेरिएंट से एक ही क्वेश्चन, मतलब सिर्फ क्वांटम में क्वेश्चन निकाले मैंने, तभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। कहता नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू different values of voltage resulting in pairs of corresponding value of momentum and de Broglie wavelength। ऐसे होता है, हर नए वोल्टेज पे नई स्पीड होगी तो नया मोमेंटम होगा, नए मोमेंटम पे ऑटोमेटिकली वेवलेंथ भी नया होगा। तो कह रहा है एक काम करो, मोमेंटम और वन अपॉन लेमडा का ग्राफ बना दो। पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, चीज बहुत सिंपल है। वो ये कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर मोमेंटम। तो मोमेंटम इज एच ओवर लेमडा। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम और वन अपॉन एच दोनों एक दूसरे के क्या है। अबे डायरेक्टली वन अपॉन लेमडा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लेमडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केस में क्या होगा, यू विल हैव अ, कहता नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसको y इक्वल mx प्लस c से कंपेयर कर लो। व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन?
Photon is a packet or a quantum of electromagnetic radiations. So it's a very straightforward question. So definitions class में भी लिखवाई हुई है. Of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अच्छा जी. अब वो आपसे ये a tube in which X-rays are produced at a metal target. ओके. तो ये यहाँ से आप पार्टिकल्स मार रहे हैं सामने एक मेटल टारगेट पे. तो ये पार्टिकल्स क्या है? व्हाट आर दिस पार्टिकल्स? दे आर इलेक्ट्रॉन्स ना. अगर आप like if you want to produce X-rays, so what you do is you fire high speed electrons on metal surface, na, that we call as the anode. So this has to be the anode, and these has to be the electrons, and these should be cathode. तो वो कह रहा है एक्स और वाई पे आप state the name of the particle. So these are electrons. फिर कह रहा है use positive and negative sign to label the terminal x and y. तो x has to be negative and y has to be positive. समझ रहे हो आप मेरी बात? Because anode has to be the metal surface and cathode has to be the filament जहां से आप electrons को fire करेंगे. For an for an accelerating voltage of 32 kilovolts in figure 8.1, the maximum kinetic energy. Maximum energy in megaelectron mode of X-ray photon produce. देखो X-ray photon maximum energy वाला कब produce होगा? जबकि हम अज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट कर देगा व्हेन इट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस. यही पढ़ा था ना हमने. तो इलेक्ट्रॉन की अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो मैक्सिमम, तो आप अज्यूम कर सकते हो दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी फोटोन दैट विल बी इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. तो अगेन वही वाली बात है यार, अगर उन्होंने आपको वोल्टेज दिया हुआ है, उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 32 किलोवोल्ट, 32,000 वोल्ट्स का, और उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से फिर वही आपको याद आना चाहिए कि भाई वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन इज V इंटू क्यू. वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी और वही फिर इवेंचुअली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लाइक मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ. ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन. स्क्रीन नहीं आ रही सामने? सही है? तो मैं कह रहा था ना कि भाई वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन इज वोल्टेज इनटू चार्ज. ये जो वर्क डन होगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सेलरेटेड. यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को हिट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगी. समझ रहे हो ना? और वो फोटोन एक्सरे की फॉर्म में बाहर आ जाएगा. तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें से निकालना है यही V इंटू क्यू है, which is going to be the maximum energy of the photon. So the maximum is V into Q. वोल्टेज कितना है? 32 एक्सपोनेंट 3, 32 किलोवोल्ट. और चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. ऐसा ही है. ये आंसर आपको मिलेगा जूल्स में. जरा इसका आंसर बताना क्या आ रहा है? 5.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 जूल्स. ठीक है. अच्छा, अब बट उन्हें चाहिए आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ऐसा ही है. दे वांट द आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि जो 5.12 एक्सपोनेंट माइनस 15 है, अगर मैं इसको 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करता हूँ, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं इसको फर्दर 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो फिर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है, 0.03। 0.02। ठीक है भाई, सारे मेरे साथ हैं आता। अच्छा भाई, अब कह रहा मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ एक्स रे फोटोन, वही अभी आपकी वाली बात की सर, एक फोटोन का मोमेंटम होता है, बिल्कुल होता है। सर क्या उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, बिल्कुल हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि भाई फोटोन का जो मोमेंटम है ना, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको नोट से ही मिल जाएगा, बहुत लेस फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बट ये बहरहाल you should know कि the energy of the momentum of a photon is simply the energy of the photon divided by the speed of light। तो फोटोन की एनर्जी, अच्छा यहाँ पे क्योंकि आपको न्यूटन सेकेंड्स में चाहिए ना, ऐसा यूनिट में चाहिए आंसर, तो फिर आप एनर्जी भी ऐसा यूनिट में लिखोगे, विच इज दिस 5.12 एक्सपोनेंट माइनस 15। पॉइंट 33 टू गलत हो गया। वो गलत हो जाएगा ना, ऐसा यूनिट थोड़ी है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8। बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। 1.70 इंटू 10 की पावर -23। इसको आप राउंड ऑफ करके सिंपली लिख सकते हो 1.7 इंटू 10 पावर -23। सही है, सारे मेरे साथ हैं, मुश्किल तो नहीं है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड एट द टारगेट, भाई जो मैक्सिमम एनर्जी पे जो वेवलेंथ आती है वही मिनिमम वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब वही मैक्सिमम एनर्जी है। अब आप उधर आ जाओ, क्या बोलते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। एनर्जी कितनी थी, वही 5.12 इंटू 10 पावर -15। H is 6.63 exponent -34। C is 3 exponent 8। और इस पर आपको लेमडा चाहिए। लेंडा इज इक्वल टू एच ओवर बी से मानी है। वो भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर है। एक दो हाँ, इलेक्ट्रॉन। हाँ यहाँ पे भी यूज कर सकते 4.32 into 10 to 128। हैं। हाँ, 4.32 into 10 to 128। नहीं, 3.9 इंटू 10 की पावर -11। चैट पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। नाफिक एनर्जी वुड बी मार्क रॉन्ग राइट, क्या मतलब एनर्जी वुड बी मार्क रॉन्ग। फोटोन की डेफिनेशन में पैकेट ऑफ पूरा लिखना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, बट सिर्फ सिर्फ रेडिएशन मत लिखना। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह क्लास के बाद याद दिलाना, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा, अभी आखिरी पार्ट तो थोड़ा सा मेडिकल इमेजिंग से लेकर है, व्हाई एक्स-रेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर दैट हैव गुड कंट्रास्ट। मैं अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपकी बॉडी में लेट से बोन्स है, मसल्स हैं, सही है, दोनों की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट क्या हुआ। मैसेज पर सर अरस की शक्ल दिखा दें, आवाज बहुत सुनी है, इसको कभी देखा नहीं, अभी मिलवाऊंगा, अभी है।
सामने बुला के मिलवा लूंगा बस। अच्छा, तो भाई आपकी बॉडी में लाइक बोन्स भी है, मसल्स भी हैं, दोनों की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। तो व्हेन यू पास एक्सरे थ्रू देम, तो दोनों की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली फिर जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो डिफरेंट होगी। और फिर इवेंचुअली उससे जो आपको इमेज मिलेगी वो डिफरेंट, क्या कहते हैं, कंट्रास्ट के साथ मिलेगी, क्योंकि एक में डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ज्यादा होगी और एक में डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग कम होगी। तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि भाई 3 मार्क का लंबी करो। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। Bones have very high absorption coefficient than soft tissues। ठीक है। वो तो अल्ट्रासाउंड होता है। X-rays with different intensities are emitted when passed through the body, and hence a good contrast is observed। सही है भाई। चलो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया। A photon has an energy, this calculate the momentum of the photon। तो वो भी हमने डिस्कस किया कि भाई फोटोन का जो मोमेंटम है वो E अपॉन सी है। एनर्जी इज 3.11 इंटू 10 to the power -19। सी इज 3 एक्सपोनेंट 8। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? 1.03, 038, 036 इंटू 10 की पावर -27। तो उसको कर लो 1.04 कर लो। हाँ, 3 में दिया हुआ है ना। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना, तो अपना आंसर भी 3 में ही लिखो, इंटू 10 की पावर -27। ठीक है। अच्छा भाई। A laser beam has a power of 350 milliwatt। The light from the laser has a wavelength of 640 nanometer। Determine the number of photons emitted by the laser। पहले तो आपके पास एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 640 नैनोमीटर। तो पहले आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, फिर बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो एच सी ओ वन लेमडा सबको याद है। एच इज 6.63 इंटू 10 to the power -34। ये आपको डाटा बुलेट से ही मिल जाएगा। सी इज 3 एक्सपोनेंट 8 एंड वेवलेंथ इज 640 इंटू 10 to the power -9। ये बताओ एक फोटोन की एनर्जी बताओ कितनी आ रही है? 3.11 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है। ये एक फोटोन की एनर्जी है। 1 सेकेंड में टोटल इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। 350 मिली वॉट का मतलब ये है ना कि 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। तो 1 सेकेंड में कितने फोटोन एमिट होंगे? मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है। इफ यू वांट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कह सकते हैं। अबे नहीं नहीं, वो वाली फोर्टी फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा मैं, वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है यार। तो टोटल कितनी एनर्जी है? 350 इंटू 10 की पावर -3 जूल्स। दिस इज द एनर्जी दैट इज एमिटेड ना भाई। वॉट का मतलब यही है ना, जूल्स पर सेकेंड्स। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है?
3.11 इंटू 10⁻⁻19। बता दो भाई नंबर ऑफ फोटोन कितना है? कितना? 1.13। ये टोटल एक सेकंड में इतने फोटोन इमिट होगा, हाँ। लेजर बीम की पावर है ना, मतलब लेजर में फोटॉन ही बाहर आ रहे हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एक सेकंड में कितनी आ रही है? अब एनर्जी जो आ रही है वो फोटोन की फॉर्म में ही आ रही है ना। एक फोटोन की इतनी एनर्जी तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इतने हो। हाँ हाँ, वॉट को कहते हैं ना, जूल्स पर सेकंड। हाँ भाई, यहाँ तक सारे मेरे साथ है। सर ये बच्चों की खेलने वाली लेजर की बात हो रही है। हाँ, बच्चों के खेलने वाले लेजर भी इसी के ही होते हैं, विजिबल लाइट के ही होते हैं। फिर क्या था, एक लेजर बीम में जो कि इंसिडेंट हुआ है नॉर्मली ऑन अ सरफेस दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द फोटोन। तुम लोगों को समझ आ रहा है? मेरी तबीयत बहुत आउट हुई है, मैं बस सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है? तो ये नजला रुक के ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, एकदम नॉन स्टॉप। मैं पूरा आधा डस्टबिन भर दिया मैंने टिश्यू पेपर से। चलो समझ आ रहा है ना, बस ठीक है। उम्र से मैं आया हूँ बिल्कुल फिट, ईद की वजह से, मतलब आज पहली क्लास थी और सुबह नजला हो गया मेरा यार, ये क्या है यार, मतलब आज क्लास स्टार्ट हो रही है और मैं बीमार पड़ रहा हूँ। टेस्ट के मार्क्स मिल गए आप लोगों को? चलो मुजम्मिल से राब्ता करना, वो आप लोगों को दिलवा देगा। मैं तुम लोग के मॉक्स नेक्स्ट वीक में करवाता हूँ, किसी दिन मॉक तो करवा दो भाई। ये करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई। A laser beam is incident normally on a surface that absorbs all of the photons so that the force exerted on the surface by the laser beam is given by this momentum upon c is equal to force। भाई हमने तो बचपन से एक ही चीज पढ़ी है, फोर्स इज, अच्छा ये मोमेंटम नहीं है, सॉरी, ये पावर है, इसका ध्यान में रखना, ये पावर है। सही है, पी का मतलब। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ा है कि भाई फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ा है हमने? चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब वो कह रहा है लेजर बीम इंसिडेंट हुई और फिर सारी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई, मतलब जो भी मोमेंटम था वही चेंज इन मोमेंटम है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया। सारी की सारी एनर्जी तो अब्सॉर्ब हो गई, समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा, मोमेंटम क्या था आपके पास? ई अपॉन सी। ऐसा ही है ना भाई, फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाय सी। तो चेंज इन मोमेंटम भी हो गया ई अपॉन सी, और डेल्टा टी एज इट इज, समझ रहे हो आप? इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, ई अपॉन डेल्टा टी इंटू सी, समझ रहे हो? और ये जो है ई अपॉन, ये जो ई अपॉन टी है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या पावर है, तो पी अपॉन सी बन गया फोर्स। यही प्रूफ करना था ना आपको। हाँ सर, एरी नए फोर्ट खा लें बेस्ट है। या मुझे भी अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इम्यूनिटी मेरी बिल्कुल फारिग हो गई है, हर दूसरे हफ्ते बीमार पड़ रहा हूँ, तो आई थिंक कोई कैल्शियम विटामिन पता नहीं कुछ कम वम चल रहा होगा। अच्छा भाई, हाँ ये कंप्लीट तो करते हैं, अभी इसके और पार्ट रहेगा भाई। हाँ, चेंज इन मोमेंटम वही होगा जो इनिशियल मोमेंटम था ना, ये फाइनल जीरो है ना, एब्जॉर्ब हो गया फोटोन। हाँ हाँ,
मतलब फोटोन की एनर्जी तो खत्म, मोमेंटम तो खत्म हो गया, एनर्जी खत्म। हाँ, इनिशियल तो फोटोन था ना, फोटोन का अपना मोमेंटम है ना, ये कौन सी। तो चेंज इन मोमेंटम इज द इनिशियल मोमेंटम, Final zero. फाइनल जीरो। अच्छा भैया, अब कहते हैं लाइट ओवर सिंगल वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज दिस तीन, टंगस्टन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, तीनों का अपना अपना वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है। कहता है एक्सप्लेन द टर्म थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, कि भाई इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं कर सकते अपन ना, फिर फोटोन की एनर्जी इतनी कम होगी कि वो इलेक्ट्रॉन के सरफेस से मेटल को एजाइट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज द मैक्सिमम wavelength of the electromagnetic radiation that causes electrons to be emitted from the surface, बड़ा important है हाँ, surface of matter। कह रहा लार्जेस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दो पर टेबल में। लार्जेस्ट का मतलब होगा लोवेस्ट एनर्जी, समझ रहे हो आप मेरी बात। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब लोवेस्ट एनर्जी फोटोन, तो वो आपके पास आ जाएगा ये, समझ रहे हो। दिस विल हैव द लार्जेस्ट लैम्डा। तो आपको पता है कि भाई वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन फोटोन इज एच सी, एच एफ नॉट या एच सी ओवर लेमडा नॉट, ऐसा ही ना, तुम्हें लेमडा नॉट चाहिए ना भाई। तो ये हो जाएगा एच सी ओवर फाइव एच एस। तो ये 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, ताकि ऐसा यूनिट में आंसर आ सके। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में आ जाओगे। बताओ बेटा इसका क्या आंसर आ रहा है। 5.50 इंटू 10⁻⁷। यार ये आखिरी क्वेश्चन कर लो, ताकि ये तुम्हारा 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। कहता है कि भाई Figure 8.1 shows part of the emission spectrum of visible radiation emitted by hydrogen gas in a star in a distant galaxy, ठीक है भाई। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम में जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज emission spectrum, okay। The galaxy is moving away from the earth at a speed of 6.2 exponent 6, ठीक है, ये स्पीड ऑफ द गैलेक्सी आपको मिल गई है। Explain how the position of the line of spectrum
seen by an observer on the earth differ from the position in figure 8.1। लेकिन ये वो है जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है स्पेक्ट्रम। लेकिन आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो कैसा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सारे सोर्सेज आपसे दूर जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में भी गिवन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई सिंस ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम यू ना, दे मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो आपको मिलेगा रेड शिफ्ट, यानी आपको वेवलेंथ बढ़ती हुई और फ्रीक्वेंसी कम होती हुई नजर आ रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज द स्टार्स आर मूविंग अवे, तो मूवमेंट ऑफ स्टार्स causes the change in observed frequency will be less than the emitted frequency। ठीक है ना भाई, observed frequency will be less than the emitted frequency। कह रहा हूं, बताओ आपको ये किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो आप पीछे ले, अब मैं बताता हूँ उसका तरीका क्या होता है। जैसे ये थी आपके पास, ये ये अब इन सब में अगर ये वेवलेंथ होता तो आगे जाता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, ये पीछे आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। हाँ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होती है ना जब सोर्स दूर जा रहा होता है, डोपलर इफेक्ट। सही है, बट ये कि वो सेम चेंज दिखाना है, समझ रहे हो। लाइक आप थोड़ा सा दिखा दो, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन ये कि फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे पास तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा ना एग्जाम में, तुम पहले बना के सेलेक्ट करके मूव कर दो। तो तुम ये देखना कि तुमने यहाँ जितना मूव किया यहाँ पे भी उतना ही मूव करना, सारी लाइंस को बाय आए सेम अमाउंट में मूव कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेप्टेबल ड्राइंग बन जाएगी। तो ये हो गया पार्ट नंबर। कहते the lines in figure 8.1 correspond to electron transition down to energy level minus 3.4 electron volt। One of the lines represents emitted radiation of wavelength 488 nanometers। तो इनमें से कोई एक लाइन है जो 488 नैनोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है। आप एक काम करो, उसका ना मुझे लाइक एनर्जी ऑफ द फोटोन निकाल के दे। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई इतना ट्रिकी पार्ट नहीं है। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, तो एच इज अगेन 6.33, 6.363, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। इंटू 10 की पावर -34, सी इज 3 एक्सपोनेंट 8 एंड लेमडा इज 488 इंटू 10 की पावर -10। बताओगे बेटा कितना आ रहा है। 4.08 into 10 power negative 19। जूल्स। ठीक है, कह रहा है डिटरमिन द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द एनर्जी लेवल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ओरिजिनेट्स टू कॉज द emission of the radiation। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब भाई मसला ये कि ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आता है। ठीक है भाई, ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल।
इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो। अब वो कह रहा है कि भाई जो लो एनर्जी लेवल है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन डाउन टू द एनर्जी लेवल -3.40, इसकी एनर्जी इनको पता है, सही है। जो लो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी पता है कितनी है, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Determine the energy and electron volt of the energy level from which the electron transition originates to cause the emission। मतलब आसान भाषा में आप E2 बता दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप लोग समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि भाई जिस लोअर एनर्जी लेवल पर आया उसकी एनर्जी -3.40। एनर्जी कितनी एमिट हुई है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन एमिटेड। वो आपको जूल्स में ही चाहिए था, तो वहां तो आपने जूल्स में ही लिख दिया। ठीक है, पहले तो आप एक काम करो, जो आपकी एनर्जी एमिट हुई है ना वो आप निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 4.08 एक्सपोनेंट -19, इसको आप डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंट -90, ताकि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। 2.55 ऐसा ही है जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो एनर्जी एमिट हुई है दैट इज E2 माइनस E1 इज 2.5। अच्छा, E2 आपको निकालना है, माइनस ऑफ E1 इज -3.40 एंड दिस इज 2.55, ऐसा ही है। तो E2 क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस माइनस प्लस है, उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा। क्या आ रहा है बेटा? माइनस सारे मेरे साथ हैं। अरे वो याद है ना, नील बोर की इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाली थ्योरी, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो इट विल एमिट अ फोटोन दैट विल बी, जिसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल। सर डिड यू मेक दुआ फॉर आवर ग्रेड्स इन लैलतुल कदर? यस यस, काफी दुआएं की हैं भैया आप लोगों ने। वाज अ गुड ट्रिप। मालिक जब इतना खर्चा हो गया है तो उसका 2 पार्ट करके फारिग करते हैं, ताकि एक सुकून मिल जाए कि 2025 के सारे सवाल हो गए। अच्छा भाई, डिटरमिन द वेवलेंथ नैनोमीटर ऑफ दिस रेडिएशन एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अब ऑब्जर्वर जो डिटेक्ट करेगा ना उसमें रेड शिफ्ट आएगा। ठीक है ना, फिर वहां पे आपको डॉपलर शिफ्ट वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कि भाई डेल्टा लेमडा ओवर लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर सी। तो पहले देखते हैं कितना चेंज इन लेमडा हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, सोर्स आपसे दूर जा रहा है किस स्पीड के साथ, वो आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन था, ये रहा 6.2 एक्सपोनेंट 6। एक्चुअल वेवलेंथ जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 488 नैनोमीटर, नजर आ रहा है आपको? और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8। 1.008। डेल्टा लेम्डा कितना आ रहा है? हाँ। पहले चेंज इन वेवलेंथ तो बताओ कितना आ रहा हाँ, चलिए। है, कितना आ रहा है? 1.01 into 10 to the 1 negative 8। हाँ, नैनोमीटर में बता दो कितना आ रहा है। 10.1 आ रहा होगा, एक डेसिमल पीछे आ जाओ ना, सही है। आगे आ जाओ, आगे चेंज इन लेम्डा आ गया। अच्छा भाई,
तो अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि भाई आप जो वेवलेंथ ऑब्जर्व करोगे वो ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होगे, समझ रहे हो ना? बिकॉज सोर्स जब ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो आपको ज्यादा वेवलेंथ सुनाई देती है। तो जो वेवलेंथ आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ना, दैट विल बी, इसको मैं लैम्डा ऑब्जर्व लिख देता हूँ। भाई वेवलेंथ प्रोड्यूस कितनी हो रही थी? 488 नैनोमीटर ना। तो आप 488 में ऐड कर दो 10.1, तो ऑब्जर्व कितना हो जाएगा? 498.1। तो मैं इसको 498 लिख दो, नैनोमीटर्स में चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को? आर यू ऑल विद मी? बस ये आखिरी पार्टी पे अनस भाई सबकी मुलाकात करा देंगे। हाँ। फिर कह रहा डिस्टेंस निकाल दो, वो हबल्स लॉ से आराम से निकल जाएगा। हबल्स लॉ याद है? v इक्वल एच नॉट इंटू डी, और यू वांट द डिस्टेंस। वो किस स्पीड से आपसे दूर जा रहा है? अगेन दिस इज गिवन टू यू। कहाँ गया? 6.2 एक्सपोनेंट 6। और हबल्स कांस्टेंट की क्वेश्चन में गिवन 2.3 एक्सपोनेंट -18। बोलो क्या आंसर आ रहा है? 2.69 इंटू 10 की पावर 24। तो उसको आप 2.7 कर दो। और अच्छा, सॉरी, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। सही है भाई, हबल्स कांस्टेंट। हाँ। तो इस तरह हमने क्वांटम फिजिक्स के 2024 के सारे, अब मेरी कोशिश होगी अगली क्लास में 2024 के न्यूक्लियर के सारे क्वेश्चन करा दो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बाय द एंड ऑफ ऑल द टॉपिक्स हम एयरली कर चुके हो।